हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में नए शीत युद्ध के बारे में या देतांत के बारे में बता दिया था और किस तरह से नए शीत युद्ध को जन्म दिया, उन कारणों की व्याख्या की थी। अब इसके अंदर हम जानेंगे कि नए शीत युद्ध की प्रकृति क्या थी, यानी कहाँ तक फैला, क्या रहा, क्या नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें हम इसकी प्रकृति में पढ़ेंगे और साथ ही इसी का पार्ट 3 अवेलेबल कराऊंगी, जिसके अंदर बताऊंगी किस तरह से शीत युद्ध की समाप्ति हुई। अब बात करते हैं हम नए शीत युद्ध की प्रकृति। सबसे पहला इसका आपका पॉइंट बनता है शस्त्रीकरण। तो आपको पता होगा कि जब देतांत का युग चल रहा था, यानी नया शीत युद्ध का युग चल रहा था, तो सोवियत संघ परमाणु और नौसैनिक शक्ति में अमेरिका की बराबरी करने की कोशिश कर रहा था। यानी सोवियत संघ चाहता था कि उसके पास भी उतने ही हथियार आ जाएं और उतनी ही नौसेना हो जितनी अमेरिका के पास है। जब अमेरिका वियतनाम युद्ध में उलझा हुआ था, तब सोवियत संघ ने अपने परंपरागत अस्त्रों और अंतरिक्ष में अमेरिका से आगे निकलने की कोशिश की। तो 1980 के दशक के शुरू में विश्व के कुल शस्त्र निर्यात का 30% निर्यात सोवियत संघ का रहा था। तो उधर अमेरिका का हिस्सा 30% से कुछ कम था। तो यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से सोवियत संघ ने उस टाइम हथियारों की होड़ करने के लिए ये योजना बनाई। सेकंड पॉइंट आता है आपका अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप। 1971 तक अफगानिस्तान में एक राजतंत्र था। जब देश के राजा जहीर शाह के चचेरे भाई मोहम्मद दाऊद ने राजतंत्र का उन्मूलन कर दिया कि अब यहाँ पर राजा महाराजा का शासन रहेगा ही नहीं, तो अफगानिस्तान के नवगठित गणतंत्र का राष्ट्रपति बन गया। कौन बन गया? जहीर शाह। तो अब इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को निरंतर अमेरिका से मिलने वाली सैनिक सहायता को ध्यान में रखते हुए दाऊद ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी शक्ति को संतुलन में बनाए रखूं। इसके लिए उसको शस्त्रों की ज़रूरत थी, तो उसने वह शस्त्र सोवियत संघ से लिए। तो दाऊद को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नामक साम्यवादी गठबंधन ने सहायता दी। तो उन्होंने कहा कि जो दाऊद की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो उन्होंने कहा ठीक है, साम्यवादी कंट्री बनानी है हमें, तो ये चीज़ करते हैं। तो शीघ्र ही उस पार्टी में फूट पड़ गई। एक गुट का नेतृत्व हफीजुल्ला अमीन ने करा और मोहम्मद तराकी के हाथ में हो गया, दूसरे का बाबरक करमाल के हाथों में। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होने लगी। तो 1977 में कुछ नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इस बीच खल्फ और परचम दोनों ने आपस में सुलह करने की कोशिश की। अब यहाँ पर क्या हुआ? 1978 में दाऊद को फिर हटा दिया गया। ये खलक की विजय थी। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच में बार बार लड़ाई हो रही थी और बार बार बहुत ज़्यादा दंगे भड़कने लग गए थे। तो अफगानिस्तान में एक अमेरिकी राजदूत है, उसकी हत्या भी कर दी गई। अब 1979 में क्या हुआ कि जो हफीजुल्ला अमीन है वो राष्ट्रपति बने और अमीन ने क्या करा? हजारों लोगों की हत्या करवा दी। तो इस तरह से फिर उनकी सत्ता पलट गई। 1979 में सोवियत संघ ने नई सरकार की सहायता के लिए अपने सैनिक अफगानिस्तान भेजे। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आतंक हो रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। तो अफगानिस्तान के लोगों को उन्होंने आश्वस्त किया कि विद्रोहियों के खिलाफ सोवियत सैनिक भेजे जा रहे हैं। तो कुछ ही दिनों में रूसी सेनाओं ने पूरे अफगान में अपना कब्जा कर लिया, हवाई अड्डों पे भी कब्जा कर लिया। तो अफगान के जो लोग हैं उन्होंने कोशिश की कि इन सोवियत सेनाओं को यहाँ से हटा सके और उनके आक्रमण को कम कर सकें, और छापामार हमलों से सोवियत सैनिकों को बहुत क्षति पहुँचाई। तो अफगानिस्तान पर हमला करके सोवियत रूस ने वैसी ही गलती की जो अमेरिका ने वियतनाम में की थी। कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसे। तो इसके अंदर क्या हुआ? 90,000 सोवियत सैनिकों को अफगानिस्तान में तैनात कर दिया। सोवियत सेना ने 9 वर्ष तक अफगानिस्तान को अपने कब्जे में रखा। तो यहीं से इन दोनों देशों के बीच में कड़ी निंदा चालू हो गई। सुरक्षा परिषद की बैठक है, उसमें सोवियत संघ को बुलाकर उसकी निंदा की गई कि आपने ऐसा क्यों, आप उस पर कब्जा पाना चाहते थे, इसीलिए आपने ऐसा करा। और तब तो ये बात कह दी गई। लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ का अस्तित्व खत्म हो गया, तब अमेरिका ने फिर दोबारा अफगानिस्तान पे हमला करा और उसके तेल क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। अब बात करते हैं ईरान इराक युद्ध की। तो इसमें क्या हुआ था कि 1979 में
जो पश्चिम समर्थक ईरान है, यानी वह अमेरिका को ज़्यादा पसंद करते थे। तो शाह को सत्ता से हटाने के लिए आयतुल्लाह हुमैनी के नेतृत्व में विप्लवकारी अमेरिका विरोधी इस्लाम शासन आ गया। यानी उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को पसंद नहीं करते, इसीलिए यहाँ पर इस्लामी शासन आएगा। तो उनके समर्थक कट्टरपंथी युवकों ने 1 वर्ष से भी अधिक समय तक 52 अमेरिकी राजनयिकों और कर्मियों को तेहरान में अमेरिकी दूतावास में बंधक बनाकर रखा। तो अमेरिका इस टाइम अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहा था, क्योंकि अगर तनातनी होती तो हर बात के लिए प्रतिद्वंदी पर संदेह किया जाता है। अब 1979 में ईरान इराक युद्ध चालू हो गया। इससे संकट पैदा हो गया कि अमेरिका और रूस कई खाड़ी क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करने लगे। यह युद्ध काफ़ी टाइम तक चलने लगा और अमेरिकी सेना वो ईरानी जहाज़ों की रक्षा करती रही, तो जिससे इस क्षेत्र में तनाव की स्थिति भी बनी रही। तो हम देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने ईरान इराक की युद्ध में अपने आप को डाला और किस तरह से अफ़गानिस्तान में अपने आप को डाला। अब बात करते हैं हम स्टार वॉर परियोजना की। तो दूसरा विश्व युद्ध जब चल रहा था तो दोनों देशों के बीच में निशस्त्रीकरण को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। आप सभी को पता है कि उस टाइम पे दोनों देश एक दूसरे से ज़्यादा हथियारों की होड़ में लगे हुए थे और पश्चिमी देशों को ये चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि ब्रिटेन तथा रसिया के पास जो हथियार थे वो सोवियत के पास जो हथियार थे उनकी तुलना में अत्यंत कमज़ोर थे। तो 23 मार्च 1983 को राष्ट्रपति रीगन ने सामरिक सुरक्षा अभिक्रम एक प्रणाली चालू की। इसके अंदर सोवियत नेताओं ने इस कार्यक्रम की निंदा की, क्योंकि इसका उद्देश्य था शस्त्रास्त्र प्रतिस्पर्धा को अंतरिक्ष में ले जाना। इसीलिए यह जो कार्यक्रम है वो सितारा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर क्या था कि जो स्टार वॉर्स है इसके अंदर क्या था, अरब डॉलरों से जो निर्माण हो रहा था अमेरिका की नई प्रतिरक्षा परियोजना का, तो अनुसंधान का ये उद्देश्य था कि हमें हमला रोकना है। तो इन्होंने क्या करा था, एक टेक्नोलॉजी की खोज करी थी ताकि अमेरिका अपनी और अपने मित्र राष्ट्रों की सुरक्षा कर सके। वैसे तो वो बोलता है कि हमें हथियारों में कमी करनी है और इस टाइम पीरियड के दौरान हथियारों में कमी हुई भी, लेकिन अमेरिका ने अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष में अपने 2000 युद्धयान इस योजना के तहत लगाए और आधुनिकतम आयुधों से घुसपैठ या प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करेंगे। तो इन्होंने कहा कि हमें प्लाज्मा किरणों से एक ऐसा इलेक्ट्रॉन या एक ऐसा हथियार बनाना है जो हमारी रक्षा कर सके और दूर से ही पहचान ले कि कौन सा हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है हमारे देश पे। तो इसकी निंदा भी की गई। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर तो ऐसी स्थिति बन रही थी कि सारे देश एक दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर कूटनीतिक तनाव भी हुए, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अंदर इन लोगों में मनमुटाव नजर आने लगा। जब 1981 में महासचिव के चयन पे प्रश्न उठे तो इसके अंदर दोनों ही शक्तियाँ चाहती थी कि जो तत्कालीन महासचिव है कुर्ट वाल्टेम उसको तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित करना चाहती थी, लेकिन चीन के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो पाया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 3 शक्ति गुट बन गए, अमेरिका गुट, सोवियत गुट और चीनी गुट, क्योंकि चीन भी अपनी शक्तियों को अब दिखाने लग गया था। अब बात आती है विश्वव्यापी स्वरूप। तो प्रथम शीत युद्ध की मुख्य रणभूमि यूरोप में थी, लेकिन जो नया शीत युद्ध हो रहा था वह यूरोप के अंदर नहीं हो रहा था बल्कि यूरोप के बाहर था। चाहे अफगानिस्तान का प्रश्न हो या अरब इजराइल संघर्ष हो, हॉर्न ऑफ अमेरिका हो या हिंद चीन देश हो, तो इन सब में जो संघर्ष हो रहा था वो अब यूरोप के बाहर हो रहा था। तो इस प्रकार ये जो नव शीत युद्ध है इसको विश्वव्यापी युद्ध भी कहा जाता है। अब बात करेंगे हम कोरियाई विमान कांड की। इसके अंदर क्या हुआ था, 1983 में कोरियाई नागरिक जम्बो विमान न्यूयॉर्क से दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल की सामान्य उड़ान पर सोवियत संघ के क्षेत्र से गुजर रहा था। विमान के अंदर कोई बत्तियां नहीं थी और उसके बनावट अमेरिकी जासूस के जैसी थी। तो सोवियत संघ को लगा कि ये कुछ संदेहजनक परिस्थिति है, तो उन्होंने उस विमान को उड़ा दिया। तो ध्वस्त विमान में 55 अमेरिकी नागरिक भी यात्रा कर रहे थे।
अमेरिका में सोवियत संघ के खिलाफ इस चीज़ की निंदा हुई। इस मामले को सुरक्षा परिषद में भी उठाया गया और भी लोगों ने और भी देशों ने इस घटना की निंदा की। और कुछ घटनाक्रम हम देख लेते हैं। तो उस टाइम क्या कर रहा था, जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को शस्त्र दे रहा था। तो 1982 में फिलिस्तीन छापाकारों के सफाई के लिए इजराइल द्वारा लेबनान पर भीषण स्थल और हवाई आक्रमण किए गए। वहाँ पर बम विस्फोट भी किया गया, जिसके अंदर 150 लोग भी मारे गए। तो मरने वालों में अमेरिकी और फ्रेंच सैनिक भी शामिल थे। अक्टूबर 1983 में अमेरिका ने ग्रेनेडा में फौजी हस्तक्षेप करा। अमेरिका का कहना था कि वो सोवियत और क्यूबा की सेना के जमाव को रोकना चाहता था, इसीलिए उसने यह चीज़ की और वो अपने नागरिकों को बचाना चाहता था। अब यहाँ पर बात आती है जर्मनी की, लास्ट पॉइंट है ये जर्मनी का मुद्दा। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि पूर्वी जर्मनी के नेता हैं होनकर, उन्होंने 26 सितंबर 1984 को पश्चिमी जर्मनी जाते जाते रुक गए। वो पश्चिमी जर्मनी जा रहे थे उस टाइम। तो क्रेमलिन ने यात्रा की स्वीकृति नहीं दी थी उस टाइम। तो सोवियत संघ का दबाव बढ़ता गया और आखिरकार यात्रा रद्द करनी पड़ी। अब क्या हुआ, 1987 को पूर्वी जर्मनी के नेता होनेकर ने पश्चिमी जर्मनी की यात्रा चालू की, लेकिन सोवियत संघ ने पश्चिमी जर्मनी को चेतावनी दी कि वो ये इस चीज़ पर कोई वार्ता ना करे और ना ही पूर्वी जर्मनी को वार्सा पैक्ट से अलग करने की कोशिश की जाए। तो यानी सीधी सी बात है, यहाँ पर लड़ाई हो रही थी कि पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी आपस में ना मिले और एक दूसरे के खिलाफ ना भड़काए। तो 1988 में राष्ट्रपति रीगन कांग्रेस को प्रस्तुत दस्तावेजों में यही संकेत किया कि सोवियत संघ के प्रति अविश्वास अभी भी अमेरिका की राष्ट्रीय नीति का आधार बना हुआ है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें लड़ाई हो रही थी जो जर्मनी का मुद्दा था। तो आप देख सकते हो कि इसकी प्रकृति क्या रही, कितने युद्ध करे इन्होंने फालतू में, इन्होंने दूसरी कंट्रीज़ में इंटरफेयर करा क्योंकि ये अपनी शक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। अगर हम बात करें कि जो शीत युद्ध है या विश्व युद्ध है उसका अखाड़ा यूरोप था, लेकिन अब जो नया शीत युद्ध है उसका अखाड़ा अब यूरोप नहीं था, बल्कि यूरोप के बाहर के देश भी, अफ्रीका एशिया के भी इसके अंदर शामिल हो चुके थे। तो ये तो हमने प्रकृति के बारे में पढ़ा। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है शीत युद्ध का अंत, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।